तो दोस्तों आपने थंबनेल पर जो कुछ भी पढ़ा, जो चीज पढ़कर आप ये वीडियो देखने आए हैं वो बिल्कुल वास्तविकता है। बताया जा रहा है कि आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में कभी भी एक भीषण युद्ध की शुरुआत हो सकती है और वैसे भी अजरबैजान के लिए युद्ध लड़ना इस समय काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। इसके दो कारण हैं, इन सभी कारणों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और क्यों मैंने थंबनेल पर लिखा कि आर्मेनिया से अजरबैजान की जो तैयारी है वो दोगुनी है। आर्मेनिया ने बहुत अच्छे करते हुए भी काफी ज्यादा लेट लतीफियां की, क्या बीच में खबरें सारी कुछ निकल कर आ रही है, ये सभी बातें मैं आपको सिलसिलेवार बताने जा रहा हूँ। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि अजरबैजान ने युद्ध की शुरुआत करने के लिए अपने ट्रूप्स को उन इलाकों में भेजना शुरू कर दिया है जिन एरियाज के लिए संभावित ये युद्ध आने वाले समय में होने जा रहा है। अब अगर सिलसिलेवार बात करें और सबसे पहले यही समझ ले कि युद्ध कहां और किस लिए होने वाला है, तो आपको मैं पिछले 6 महीनों से लगातार अपडेट दे रहा हूं आर्मेनिया अजरबैजान को लेकर। आपको लाचिन कॉरिडोर याद होगा। लाचिन कॉरिडोर एकमात्र ऐसा प्लेस है जो कि आर्मेनिया को सीधे कनेक्ट करता है बाय लैंड ईरान के साथ। इससे भी बड़ी बात कि नागोर्नो काराबाख में जो थोड़ी बहुत जमीन अभी भी आर्मेनिया के कंट्रोल में है और जहां पर आर्मेनियन मूल के क्रिश्चियन लोग रहते हैं, उनसे कनेक्टिविटी के लिए भी एकमात्र लाचिन कॉरिडोर ही निर्णायक होता है। यानी वहां तक पहुंचने के लिए ये जो लाचिन कॉरिडोर आप देख रहे हैं ये एकमात्र रास्ता है। और सबसे बड़ी बात कि यही लाचिन कॉरिडोर अजरबैजान को 2 भागों में स्प्लिट करता है। यानी सोचिए इधर भी अजरबैजान है, इधर भी अजरबैजान है, लेकिन बीच में ये जो पट्टी है, ये जो कॉरिडोर है, ये आर्मेनिया है। तो इस वजह से 2 भागों में बढ़ जाता है अजरबैजान। टोटल कंट्रोल पाना चाहता है, जिस काम में उसकी मदद इजराइल भी कर रहा है। इसके पीछे क्या कारण है तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अजरबैजान और इजराइल के बीच में रिलेशनशिप काफी ज्यादा अच्छे हैं। अजरबैजान सीधे सीधे बॉर्डर शेयर करता है ईरान के। अब अगर सोचिए आप कि ये लाचिन कॉरिडोर भी अजरबैजान के पास चले जाता है तो इजराइल इसी माध्यम से सीधे ईरान तक पहुंच सकता है। इसके अलावा ईरान और आर्मेनिया के बीच में कनेक्टिविटी भी टूट जाएगी। तो ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं जिन्हें बाईपास करने के लिए वो इसी कॉरिडोर का इस्तेमाल करके आर्मेनिया के माध्यम से अपने लिए जरूरी सामान मंगवाता है, वो भी उसका रुक जाएगा। कहीं ना कहीं यहाँ से हथियारों की डिलीवरी वगैरह भी होती है। ये वही कॉरिडोर है जिसके माध्यम से भारत भी अपने वेपन्स आर्मेनिया को डिलीवर कर रहा था वाया ईरान। अब यहाँ पर तैयारियों की अगर बात की जाए तो 2-3 महीनों पहले ही एक खबर निकल कर आई थी कि इजराइल से कुल 6 की संख्या में कार्गो शिप उड़ते हैं और वो अजरबैजान जाते हैं, जिसमें कई सारे हाईटेक वेपन्स भरे पड़े थे। यानी पिछले कुछ समय से हम लोग देख पा रहे हैं कि आर्मेनिया अपने बचाव के लिए कुछ वेपन्स भारत से लगातार खरीदने की कोशिश कर रहा है और खरीद रहा है इन सबको काउंटर करने के लिए। और इसके अलावा इसके ऊपर एज पाने के लिए भी अजरबैजान भी लंबी तैयारी कर रहा है। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि ऑयल और गैस की वजह से अजरबैजान की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है आर्मेनिया की तुलना में। इस वजह से वो ताबड़तोड़ हथियारों की खरीद कर रहा है और हथियार बेचने के लिए भी उसके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ईरान है और दूसरा है टर्की। जबकि आर्मेनिया की अगर बात की जाए तो आर्मेनिया का बजट थोड़ा सा डामाडोल है। दूसरी बात, उसके पास हथियार खरीदने के लिए एकमात्र इस समय ऑप्शन भारत ही है। इससे पहले केवल रशिया था, लेकिन रशिया इस समय चूंकि रशिया यूक्रेन वॉर में व्यस्त है और कहीं ना कहीं रशिया की नजदीकियां जो टर्की से बड़ी है, इसका एडवांटेज पहले ही अजरबैजान ले चुका है, जिसके लिए भी आगे डिस्कस करते हैं। तो इस वजह से आर्मेनिया का एकमात्र भरोसेमंद साथी भारत ही है। इस वजह से उसने अपनी हैसियत के अनुसार भारत से कुछ वेपन्स खरीदे। तो भारत के वेपन्स नो डाउट काफी ज्यादा इफेक्टिव होंगे, लेकिन वो क्वांटिटी वाइज काफी ज्यादा कम है और वैरायटी वाइज भी काफी ज्यादा कम है। क्योंकि अभी हम लोग देख पा रहे थे, कई बार हम लोग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कई सारे और हथियार ऐसे हैं भारत के पास जो आर्मेनिया को सख्त जरूरत है जिनकी, और इन हथियारों की डील भी इन फ्यूचर आर्मेनिया और भारत के बीच में हो सकती है। अब ये सारी डील्स होती, हम डिलीवरी करते, इससे पहले ही अजरबैजान द्वारा युद्ध की तैयारियां शुरू कर ली गई है। अब दोस्तों इसी बीच आर्मेनिया के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी तरफ से भी एक बयान निकल कर आया है और उन्होंने यहाँ पर काफी खरी खोटी सुनाई है रशिया को, और रशिया को बिल्कुल भी भरोसेमंद देश उन्होंने नहीं बताया है। अब इसी तरह का बयान आपको याद होगा आज से 3 महीने पहले भी आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर द्वारा दिया गया था और CSTO का होने वाला जो सालाना युद्धाभ्यास आर्मेनिया में होना था उसे आर्मेनिया ने कैंसिल भी करवा दिया था। CSTO बिल्कुल नेटो जैसा संगठन है। इसमें वो सारे देश शामिल हैं जो कि किसी जमाने में रशिया का ही पार्ट होते थे, सोवियत यूनियन का पार्ट होते थे और बाद में अलग हुए। बिल्कुल ये नेटो जैसा ही वर्क करता है और रशिया का नेटो इसे आप कह सकते हैं। इसका एक सदस्य आर्मेनिया भी था, लेकिन जब 2020 में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध हुआ तो रशिया द्वारा CSTO के नाम पर किसी तरह की कोई मदद आर्मेनिया को नहीं की गई। यहाँ तक कि रशिया सहित CSTO के बाकी मेंबर्स ने मिलकर जो अग्रेसर कंट्री है अजरबैजान उसको कंडेम तक नहीं किया। इस मामले को लेकर आर्मेनिया काफी नाराज था। आर्मेनिया के आम लोग भी नाराज हैं। रशिया के खिलाफ कई सारे प्रोटेस्ट भी किए गए
और इसको लेकर आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर द्वारा रशिया को खरी खोटी सुनाई गई थी। एग्जैक्टली उसी लहजे में इस बार भी रशिया को बिल्कुल भी अनरिलायबल कंट्री उन्होंने घोषित किया है और जो भी परेशानियां उत्पन्न हो रही है इसके पीछे जिम्मेदार उन्होंने रशिया को ठहराया है। पिछली बार भी देखने के लिए ये मिला कि शुरुआत में ही रशिया अपनी पीस कीपिंग टीम भेजकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में हो रहा युद्ध रुकवा सकता था, लेकिन रशिया ने अपनी पीस कीपिंग टीम तब भेजी जब तक कि नागोर्नो काराबाख के एक बहुत ही बड़े हिस्से पर अजरबैजान ऑलरेडी कब्जा कर चुका था और उसके बाद रिटेलिएट करने का मौका आर्मेनिया को मिलता। इससे पहले ही रशिया ने अपनी पीस कीपिंग टीम भेजकर यहाँ पर सीज फायर करवा दिया। तो इन सबको भी आर्मेनियंस ये मानते हैं कि रशिया की चाल थी, जो कि रशिया ने अजरबैजान के साथ मिलकर गुप्त रूप से आर्मेनिया के खिलाफ चली थी। तो अब कुछ उसी तरह की स्थितियां फिर से जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं, किसी भी वक्त इनके बीच में युद्ध हो सकता है। पिछले 3-4 महीनों की बात की जाए तो लगभग 100 की संख्या में दोनों साइड सैनिक मारे जा चुके हैं, क्योंकि छोटी मोटी झड़पें जो है वो अक्सर यहाँ पर होती ही रहती है। लेकिन इस बार की जो डिप्लॉयमेंट है अजरबैजान की, ये काफी बड़ी है और अजरबैजान भी इस बात को समझ रहा है कि और बड़े स्केल पर आर्मेनिया अगर भारत से हथियार खरीदता है तो इससे पहले ही क्यों न आर्मेनिया के साथ युद्ध करके ये युद्ध निकाल लिया जाए, क्योंकि इन फ्यूचर कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स आर्मेनिया भारत से खरीदने जा रहा था, ड्रोन्स खरीदने जा रहा था, काउंटर ड्रोन सिस्टम खरीदने जा रहा था, ब्रह्मोस मिसाइल्स की बात चल रही थी, इसके अलावा प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात चल रही थी। तो अल्टीमेटली भारत के सभी प्राइम वेपन्स खरीदने की तैयारी में था आर्मेनिया। इसके साथ साथ आर्मेनिया अपने Su-30 को भी भारत से अपग्रेड करा सकता था, अस्त्रा मिसाइल्स वगैरह ले सकता था। इसके अतिरिक्त हम लोग उसे रुद्रम मिसाइल दे सकते थे। तो इन सब चीजों की तैयारी आर्मेनिया करे इससे पहले ही ये युद्ध थोपने की तैयारी अजरबैजान कर चुका है, क्योंकि अजरबैजान जिन देशों के साथ हथियारों की डील वगैरह कर रहा है उनका इकोसिस्टम भारत से ज्यादा अच्छा है। अगर बात की जाए इजराइल की, तो इजराइल एक बहुत ही बड़ा हथियारों का एक्सपोर्टर देश है। भारत की तुलना में उसका जो इकोसिस्टम है हथियारों को डेवलप करने का, वो काफी ज्यादा फास्ट और बड़ा है। तो उसे तत्काल ऑर्डर दे दिए गए अजरबैजान की तरफ से और उसने उनकी डिलीवरी भी कर दी। हालांकि फिर भी आर्मेनिया को भारत ने अपने हिसाब से काफी हथियारों की डिलीवरी की है और ये काफी इफेक्टिव भी साबित होंगे। पिछले समय हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पिनाका रॉकेट सिस्टम, कुछ आर्टिलरी गन्स वगैरह और इसके अलावा जो एंटी टैंक मिसाइल्स वगैरह होती है, इनकी डिलीवरी भारत द्वारा आर्मेनिया को की गई है। ये काफी ज्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकती है युद्ध के दौरान। इसी के साथ साथ स्वाति रडार सिस्टम भी उसके पास पहले से मौजूद है और अगर कोई इमरजेंसी आती भी है तो हम लोग ईरान के माध्यम से अपने स्टॉक के हथियार भी आर्मेनिया तक भिजवा सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर बाकी आपका क्या मानना है, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।